This will be the part 2 of the video aircraft leasing. Okay, इसमें then we start from sales and leaseback model. यहाँ सेल्स एंड लीजबैक जैसे नाम से पता लग रहा है, इसमें नॉर्मली ये तो हमारा लीजिंग का प्रोसेस रहता है, ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, पर ये सब कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राई और वेट लीज ही है. इसमें क्या होता है, इसका इंडिगो एयरलाइंस ने बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया था और ये आज उनका रीज़न है कि इतना बड़ा ग्रो करने का प्लस इतना अच्छा मार्केट होल्ड होने का. क्योंकि जब रिसेशन का टाइम आया था, जेट एयरवेज इन सबको रिकवर करने में बहुत टाइम लगा था, पर इंडिगो ने बहुत जल्दी रिकवर किया था क्योंकि इनके पास कैश बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे इन हैंड. इसमें होता क्या है, नॉर्मली जैसे इंडिगो एयरलाइन का अगर एग्जांपल लेके चलें, इंडिगो एयरलाइन ने एयरबस के साथ डील की थी क्योंकि एयरबस इंडिया में अपना मार्केट सेटअप करना चाह रहा था. इन्होंने एयरक्राफ्ट के ऑर्डर डाले थे इन ह्यूज अमाउंट. ओके, तो उस वजह से जितने नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट है, हम जितना ज़्यादा क्वांटिटी बाय करते हैं उतना डिस्काउंट मिलता है. और इस टाइम पे एयरबस वैसी मार्केट एस्टैब्लिश करना चाह रहा था, तो उसने अराउंड 50-40% का डिस्काउंट ऑफर किया था इंडिगो को. दैन इंडिगो ने जब एयरक्राफ्ट बाय करे तो उन्होंने मार्केट रेट से कम, क्योंकि इनको ऑलरेडी 40 से 50% का डिस्काउंट मिला था, तो उससे कम में इन्होंने लीजिंग कंपनी को वो एयरक्राफ्ट सेल कर दिया लेस देन मार्केट प्राइस. क्योंकि ऑलरेडी ये 40-50% उसमें अर्न कर चुके थे, तो उसका कुछ मार्जिन मतलब अप्रॉक्स 10% लेस देन में मार्केट में इन्होंने सेल कर दिया. तो 30% का इन्होंने तो मार्जिन मेंटेन किया. उससे इन्होंने सेम एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनी से वापस ले लिया. तो इससे एक बेनिफिट ये हुआ कि लीजिंग कंपनी के पास पहले से ये कस्टमर रेडी था लीज करने के लिए, प्लस इंडिगो के पास ये हुआ कि तो 30% मार्जिन था वो उनका कैश इन हैंड हो गया, जिसको वो और एक्टिविटीज़ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. और तो लीजिंग था वो ऑपरेशंस के साथ साथ अमाउंट पे कर सकते हैं. तो इसमें तो एक हमारी इन्वेस्टमेंट थी जिसका रिटर्न बाद में आता, वो रिटर्न सेम टाइम पे आ गया. प्लस इनके और खर्चे भी बचे, जैसे मेंटेनेंस, क्रू, इनिशियल स्टेज में वो सब लीजिंग कंपनी का था. इस कॉन्सेप्ट को बहुत एयरलाइंस यूज़ कर रही है, मोस्टली लो कॉस्ट एयरलाइंस, क्योंकि इसमें इनके पास बहुत बेनिफिट्स रहते हैं. एक तो इन हैंड कैश ज़्यादा हो जाता है, उसके बाद इनके पास प्रॉफिट ये रहता है कि लॉन्ग टर्म में लीजिंग कंपनी को भी लॉस नहीं है, उनके पास एक एसेट्स आ गए तो मार्केट प्राइस से लेस है. ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मतलब अगर हम नेक्स्ट में चलें तो एयरलाइन लीज क्यों करती हैं, अगर वाई टू एयरलाइन लीज एयरक्राफ्ट. इसका पहला सबसे बेसिक है सीजनल डिमांड. लाइक विंटर सीजन्स में हॉलीडेज ज़्यादा होते हैं, यूरोप सब बंद रहता है, तो उस पीरियड ऑफ टाइम पे सडन इंक्रीज इन पैसेंजर डिमांड्स आती है. अगर वो उस पीरियड में एयरक्राफ्ट ऑर्डर करेंगे तो एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करने में साल लग सकते हैं, उनकी टेस्टिंग, मैन्युफैक्चर और उसकी कॉस्ट भी बहुत होती है. तो उसको ओवरकम करने के लिए एयरलाइन लीज कर लेती फॉर टेम्परेरी पीरियड टू मीट दैट पर्टिकुलर डिमांड. सेकेंड रहता है टू एंश्योर स्मूथ ऑपरेशन ड्यूरिंग लैक ऑफ क्रू. कभी कभी एयरलाइन में ऐसा आता है, जैसे अभी लुफ्तांसा के साथ हुआ, उनके क्रू स्ट्राइक पे चले गए ड्यू टू सैलरी या कोई भी रीज़न की वजह से, तो उस पीरियड के लिए ऑपरेशंस इफेक्ट ना हो. लीज करने से ये बेनिफिट होता है कि तो एम्प्लॉयज़ का हेडेक है, वो नहीं आ रहे हैं, कुछ है, वो सब लीजिंग कंपनी देखेगी इन केस ऑफ वेट लीज. थर्ड हमारे पास है न्यू एयरलाइंस. अब न्यू एयरलाइंस के बाद नुकसान क्या रहता है, उन्होंने आज एयरलाइन स्टार्ट करी, जैसे आकाशा एयर है. आकाशा एयर ने बाई किए हैं, पर मोस्ट ऑफ द न्यू एयरलाइंस के पास इतने रिसोर्स नहीं होते कि वो उनको ट्रेन कर सकें. अगर आज एक एयरक्राफ्ट उनके पास डिलीवर होता है तो वो फिर ट्रेनिंग करेंगे, वो बहुत लंबा प्रोसेस है. तो लीजिंग से एक ये होगा, क्रूज़ इनके पास तो आएगा और लीजिंग कंपनी का आ जाएगा. उससे बेनिफिट ये मिलेगा कि वो इनकी हेल्प कर सकते हैं ट्रेनिंग में, इनके पास एयरक्राफ्ट भी होगा और ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तो क्रू होगा वो लीजिंग कंपनी का होगा, तो ऑलरेडी ट्रेंड होगा और अपडेटेड होगा. सेकेंड आता है टू प्रोटेक्ट द अनएक्सपेक्टेड लॉसेज ड्यू टू ग्राउंड हैंडलिंग ऑफ एयरक्राफ्ट अनवांटेड मेंटेनेंस. जैसे अभी कोविड का टाइम आया, कोविड के टाइम पे मोस्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड थे, वही लीजिंग कंपनी से अगर लीज थे तो वो उनको रिटर्न कर सकते हैं, फिर उसकी लाइबिलिटी लीजिंग कंपनी की है. पर अगर वही एयरक्राफ्ट हमारा अपना एयरलाइंस का होगा तो उसका एक एक दिन खड़ा करना एयरलाइन के लिए बहुत लॉस है, क्योंकि तब तक एयरक्राफ्ट की मूवमेंट स्टार्ट रहेगी तब तक अर्निंग रहेगी. और कभी कभी ऐसा होता है, आज कोई एयरक्राफ्ट टेक ऑफ किया, बर्ड स्ट्राइक, कोई भी डैमेज या मेंटेनेंस पेंडिंग है, तो उसको ओवरकम करने के लिए
एयरलाइन लीजिंग प्रेफर करती है, क्योंकि वेट लीज में वो सब लीजिंग कंपनी की लाइबिलिटीज़ है। फिफ्थ हमारा, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, नए एयरक्राफ्ट के लिए बहुत साल लग जाते हैं डिलीवर होने के लिए, तो उसको ओवरकम करने के लिए एयरलाइन लीजिंग प्रेफर करती है। नेक्स्ट, अगर हम इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, पहला है एक MRO फैसिलिटीज़ एयरलाइन को चाहिए होती है, जिसका फुल फॉर्म होता है मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल। हर एयरक्राफ्ट को एक पर्टिकुलर टाइम पर चेक्स में जाना होता है, ABCD चेक्स रहते हैं, प्लस डे टू डे रिपेयर्स, और कभी कभी ओवरऑल भी होता है। जैसे यार इंजन ख़राब हो गया तो उसका एक ओवरहॉल होकर पूरा रिपेयर होगा। इन केस ऑफ लीजिंग, वो सब लाइबिलिटी हमारी लीजिंग कंपनी की होती है, तो एयरलाइन की एक सेटअप कॉस्ट बचती है, क्योंकि इसके लिए उनको एयरपोर्ट पे एक स्पेस चाहिए, कॉस्ट के लिए इक्विपमेंट चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए। उस चक्कर में इनके पास बहुत कॉस्ट बढ़ जाएगी इनिशियल स्टेज में और इन लॉन्ग टर्म ऑल्सो। दैन हमारा सेकेंड रहता है, आज कोई नई एयरलाइन स्टार्ट होनी है, वो अगर आप एयरक्राफ्ट ऑर्डर करेंगे तो एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम 1 ईयर, तो वो 1 ईयर में वेट करने से अच्छा है वो लीज करके अपना प्रोसेस स्टार्ट करें, और आफ्टर दैट पीरियड दे कैन टेक देयर एयरक्राफ्ट। सेकेंड, थर्ड हमारा सेव ऑपरेशनल कॉस्ट तो एयरलाइन की रहती है, वो रहती है मेंटेनेंस, क्रू, और तो डे टू डे स्मॉल रिपेयर्स रहती हैं, वो सब भी लीजिंग कंपनी टेक ओवर करेगी। तो वो भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट रहता है एयरलाइन के लिए लीज करना, क्योंकि वो कॉस्ट उनके मतलब ऑपरेशनल कॉस्ट में बहुत मार्जिनल डिफरेंट रेट कर सकता है। थैंक यू।